नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के तहत तुगलक वंश को। तो तुगलक वंश दोस्तों, इनका कार्यकाल है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया दोस्तों। तो गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम शासक कौन थे, या सल्तनत काल में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। तो तुगलकाबाद नगर किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो रोमन शैली में उन्होंने एक दुर्ग का भी निर्माण कराया दोस्तों, जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे दोस्तों। तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में से जो मुहम्मद बिन तुगलक थे दोस्तों, वो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि मुहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक तो दिया है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की दोस्तों, स्थानांतरित की? तो दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मुहम्मद बिन तुगलक ने पीतल यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए। तो फरिश्ता के अनुसार पीतल के सिक्के दोस्तों, और बरनी के अनुसार तांबा के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। आइए दोस्तों हम लोग इधर देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः। तो सर्वप्रथम दोस्तों दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की गई। कब? तो 1326 से लेकर 1327 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में दोस्तों, जहाँ मतलब अच्छी कृषि होती है तो उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई। उसके बाद दूसरा है दोस्तों राजधानी परिवर्तन किया गया। 1326 से 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया गया। फिर तीसरा दिया है दोस्तों, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 से 1330 ईस्वी में। और नेक्स्ट दोस्तों खुरासान एवं कारचिल का अभियान। तो ये दोस्तों ये क्रम सजाने के लिए भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो 4 योजनाएं हैं क्रम अनुसार सजाएं।
तो सर्वप्रथम दोस्तों दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई 1326 से 27 ईस्वी में। फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया गया 1326 से 27 में दोस्तों, दोनों डेट सेम ही हैं। उसके बाद है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों 1329 से 30 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है दोस्तों खुरासान एवं कराचिल का अभियान किया गया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता दोस्तों लगभग 1333 ईस्वी में भारत आए थे। सुल्तान ने इसे दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो कब दोस्तों? 1342 ईस्वी में सुल्तान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा था। नेक्स्ट दिया दोस्तों इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है दोस्तों। तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। तो क्या दिया है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो क्या दिया है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। यानी विजयनगर दोस्तों किसके समकालीन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। नेक्स्ट दोस्तों कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने दोस्तों 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये कथन पूछता है दोस्तों कि ये कथन किसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कही थी कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। तो ये बर्नी ने कहा था दोस्तों किसके लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालर मसूद गाजी के मकबरे में गया था दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ दोस्तों। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। तो क्या दिया दोस्तों कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज जो कि लगान था,
खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन कौन सा दोस्तों, तो खराज जो कि लगान था, खुम्स ये युद्ध में लूट का माल को खुम्स कहा जाता था दोस्तों, एवं जजिया एवं ज़कात कर को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ये फिरोज तुगलक होंगे दोस्तों। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। तो फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का कितना था दोस्तों, तो ये 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। तो फिरोज तुगलक ने दोस्तों 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इनके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि इनके शासनकाल में यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद यानी जो कि टोपरा गांव में है दोस्तों, तो खिजराबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी दोस्तों। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की दोस्तों। तो ये दीवाने बंदगान विभाग क्या थी दोस्तों, तो ये दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जो सैन्य पद होते थे उनको वंशानुगत बना दिया गया। नेक्स्ट है कि इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। तो क्या दिया है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। तो क्या दिया है दोस्तों कि इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता था दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्दा एवं बिक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो 1388 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो क्या दिया है दोस्तों कि फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया
तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था दोस्तों। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे और इनके शासन को क्या कहा जाता था कि इनकी शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गई। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो तैमूरलंग ने दोस्तों सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्षक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्षक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल कब से है दोस्तों? तो ये 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था दोस्तों। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये खिज्र खां थे। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि खिज्र खां जो थे वो सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो खिज्र खां जो था दोस्तों नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करते थे। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। तो खिज्र खां की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो ये 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। तो खिज्र खां के पुत्र कौन थे दोस्तों? तो ये मुबारक खां थे और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को दोस्तों मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी दोस्तों। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। तो सैयद वंश का शासन कब तक रहा दोस्तों? तो ये 37 वर्षों तक रहा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था दोस्तों। तो लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के के प्रचलन करवाया। तो बहलोल लोदी ने दोस्तों बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। तो जो बहलोल लोदी थे दोस्तों वे अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारते थे? तो मकसद-ए-अली कहकर पुकारते थे। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो बहलोल लोदी दोस्तों जब उनके सरदार खड़े रहते थे तो वो भी खड़े ही रहते थे। नेक्स्ट दिया कि बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां ने दोस्तों 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने
आगरा शहर की स्थापना की। तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। तो भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गुलरुखी शीर्षक से कौन शासक थे जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए वे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर वह संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट दोस्तों कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो बाबर को निमंत्रण किसने दिया था दोस्तों? तो ये पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने ही दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।